वीडियो ऐड करना सीखा था जो कि आई फ्रेम के थ्रू पॉसिबल हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करें। An HTML iframe is used to display a web page within a web page, यानी कि एक वेब पेज के अंदर आप किसी डिफरेंट वेब पेज को अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यूज़ करना है आई फ्रेम। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था गूगल मैप, जो कि maps.google.com URL पर अवेलेबल होता है, बट हमने उसको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। इसी तरह से हम लोगों ने यूट्यूब से वीडियो भी ऐड करना सीखा था। अगर आपको लास्ट क्लास का एग्जाम्पल याद होगा तो मैंने इसमें गूगल मैप प्लस यूट्यूब वीडियो ये दोनों पार्ट कराए थे। So the HTML iframe tag specifies an inline frame. An inline frame is used to embed another document within the current HTML document. Syntax बनेगा इसका iframe source, title and iframe close. It is a good practice to always include a title attribute for the iframe. This is used by a screen reader to read out what the content of the iframe is. जो कि ब्लाइंड पर्सन है तो उस केस में ये जो भी आपका टाइटल यहाँ मेंशन होगा इस फ्रेम के रिगार्डिंग वो स्क्रीन रीडर आपको रीड करके सुनाएगा। आई फ्रेम सेट विड्थ एंड हाइट यूज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम। द हाइट एंड विड्थ आर स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है और इसमें हमने एक फाइल ओपन की हुई है अपनी demo_iframe.html। तो आप इस एरिया में देखेंगे हमारा एक पेज ओपन हो रहा है इस तरह से। अब ये जो पेज है डेमो के नाम से, अगर हम लोग यहाँ पर इसको आपको दिखाएं तो ये देखो पेज हमने अलग से बना के रखा हुआ है इस तरह से, बट हमने क्या किया उसको उस पेज के अंदर जैसे इमेज को इंसर्ट कराते हैं पेज को इंसर्ट कराया हुआ है इस तरह से। और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द CSS हाइट एंड विड्थ। आप यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल हाइट एंड विड्थ और ये इस तरह से भी एक्सेप्टेबल है, काम करेगा। नेक्स्ट बॉर्डर वगैरह अगर रिमूव करना चाहते हैं आप आई फ्रेम का तो बाय डिफॉल्ट एन आई फ्रेम हैज़ अ बॉर्डर अराउंड इट। टू रिमूव द बॉर्डर एड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर मेंशन किया स्टाइल में बॉर्डर नन, इससे क्या होगा आपको आई फ्रेम का बॉर्डर रिमूव मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये कुछ ऐसा आता है, देख रहे डेप्थ दिखाई दे रहा होगा आपको। Next, with CSS you can also change the size, style and color of the iframe border. हमने यहाँ पर मेंशन किया 2 पिक्सल सॉलिड एंड इन रेड कलर, तो ये देखेंगे आपका बॉर्डर भी क्रिएट हो जाएगा। आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक। एन आई फ्रेम कैन बी यूज्ड एज द टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक। तो जैसे कि टारगेट अभी तक आपको पता है हमने देखा हुआ है अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर सेल्फ या अंडरस्कोर, आप उसमें न्यू भी डिफाइन कर सकते हो। तो ब्लैंक रखने से क्या होता है जब आप किसी लिंक को टैप करते हो तो वो एक नए पेज में खुलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ रन एग्जाम्पल पर क्लिक करूँगा तो आप नोटिस करेंगे ऊपर एक नया टैब ओपन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम आई फ्रेम में यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने एक आई फ्रेम सेट किया demo_iframe.html। इसका हमने नेम सेट किया आई फ्रेम _a और हमने इसको एक टाइटल डिफाइन किया आई फ्रेम एग्जाम्पल। बट हम साथ में एक लिंक डिफाइन कर रहे हैं livastu.com, एक लाइव वेबसाइट है। टारगेट में हमने क्या बताया फ्रेम का नेम। तो क्या होगा कि जब हम लोग इस लिंक को यहाँ विजिट करेंगे वो इस विंडो में ओपन होगा, देखिए है ना। जबकि जो हमने जो लिंक यहाँ डिफाइन किया वो अपने आप में एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप अपने पेज के अंदर किसी डिफरेंट साइट का लिंक एम्बेड कर सकते हैं। चलिए ये था आई फ्रेम। आई फ्रेम के बाद छोटा सा जावास्क्रिप्ट का पार्ट हम लोग समझेंगे। जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेजेस मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर किसी वेब पेज से हम जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करते हैं तो उसकी सभी फंक्शनैलिटीज़ बंद हो जाती हैं, जैसे कि स्लाइडर, क्राउजल्स, ड्रॉप डाउन्स, पेज की लोडिंग, एरर्स, हर एक चीज़ बंद हो जाएगी आपकी। सो बटन टाइप बटन ऑन क्लिक पर हमने यहाँ डिफाइन किया document.getElement by ID। जिस एलिमेंट को हम लोग गेट करें उसका है ID = डेमो
और हम ये चाह रहे हैं कि उसमें लिख कर आए करंट डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो आपको आज का डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। तो ये टाइम देख सकते हैं 2:15 हमें डिस्प्ले हो रहा है, 2:15 हमारे कंप्यूटर में टाइम है इस वक्त। ठीक है, तो इसने रियल टाइम फैच कर लिया हमारे कंप्यूटर से। तो कैसे पॉसिबल हुआ? हमने पैराग्राफ को क्या आईडी दिया हुआ है? डेमो। इस पैराग्राफ को हम लोग जावास्क्रिप्ट में गेट कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने यहाँ पर डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। अब ये क्या होता है ये आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, फिलहाल हमारा बस बेसिक समझना ज़रूरी है कि काम कैसे करता है जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए आपको एक टैग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमने देखा CSS के केस में कि स्टाइल इक्वल टू भी होता है और स्टाइल टैग भी होता है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग भी होता है और स्क्रिप्ट को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, तो HTML script tag is used to define a client side script JavaScript। अब क्लाइंट साइड क्या होता है? जो कोड कंट्रोल यू प्रेस करने पर आपको रिवील हो जाए पीछे, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। अगर आपको कोई ऐसा कोड है जो नहीं दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड। अब एग्जांपल के लिए कोई क्विज है जो आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई जो भी रेडियो या चेक बॉक्सेस वहाँ पर दिए हुए हैं और आप उनका आंसर कंट्रोल यू दबा के पीछे आके देख सकते हो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन होता है सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड में इस तरह की चीज़ आपको नहीं दिखाई देंगी। तो क्लाइंट साइड में क्या दिख सकता है? जितनी भी डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस हमारी हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, इन सबको हम लोग कंट्रोल यू पर देख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग आपको डिफाइन करना होगा। स्क्रिप्ट एलिमेंट इधर कंटेन स्क्रिप्ट स्टेटमेंट और इट पॉइंट टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल थ्रू दी SRC एट्रीब्यूट। तो जैसे हम लोग CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं mystyle.css, वैसे ही आप लोग जावास्क्रिप्ट की भी एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो। और उसमें भी क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सेम पेज में कोड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, और अगर आप जावास्क्रिप्ट बाहर लिख रहे हैं तब स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, कॉमन यूजेस फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनामिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। To select an HTML element, JavaScript most often use the document.getElementById method. This JavaScript examples write hello JavaScript into an HTML element with ID equal to demo. So ये हमने स्टेटमेंट लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। आप नोटिस करेंगे जैसी फाइल ओपन होगा वहाँ पर लिखाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट, दिखा रहा है क्यों? क्योंकि इस बार हमने ये नहीं बताया कि वो किस पर वर्क करेगा, क्या वो क्लिक पर आएगा या डायरेक्ट होगा। तो यहाँ आप नोटिस करें ये हमारा पैराग्राफ है, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, हमने सीधे मेंशन किया है इसको गेट करो और उसके अंदर क्या लिखना है? हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये देखो आपका जो पी टैग है वो जो कि ब्लैंक था डिफ़ॉल्ट, पेज जब लोड हुआ तो वो डेटा के साथ आया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट से पेज बनने के बाद भी चेंजेस करवा सकते हो। A taste of JavaScript, here are some examples of what JavaScript can do। तो जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखा, आपका मैटर चेंज हो गया, और पहले ऑटोमेटिक था, इस बार मैं क्लिक पर चेंज कर रहा हूँ, देखो इस तरह से। तो इस वाले एग्जांपल में क्या किया हमने? एक फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। फंक्शन का नेम क्या है? माई फंक्शन, और हमने यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस किए। अब माई फंक्शन को अगर समझना हो आसानी से, तो जैसे आप क्लास बनाते हो ना, आपने लास्ट क्लास अभी जो क्लास बनाई थी आपने, तो क्लास बना के आप कहीं पर उसको कॉल करते हो क्लास इक्वल टू, ऐसे होता है ना। ऐसे जावास्क्रिप्ट में अगर आपने कोई लॉजिक लिखा है और आप चाहते हो कि वो कहीं क्लिक करने पर ट्रिगर हो, तो उसको कोई भी एक नेम दे दो। माई फंक्शन यूजर डिफाइन नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, बट जो फंक्शन कीवर्ड है वो प्री डिफाइन है। अब ये माई फंक्शन तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसको बताया ना जाए कि ये ट्रिगर होगा कैसे। तो हमने इसको कैसे बताया कि बटन के ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा ऑन क्लिक तो माई फंक्शन ट्रिगर होगा। जब ये ट्रिगर होगा माई फंक्शन, तो जहाँ पर आईडी डेमो है उसके अंदर क्या लिख दो? हेलो जावास्क्रिप्ट। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, हम जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग भी बदल सकते हैं पेज बनने के बाद। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक में, तो आप यहाँ देखेंगे फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर सब कुछ चेंज हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ? स्टाइल एट्रीब्यूट से। तो स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर। तो ये CSS है जो आप अभी तक पढ़ के आए, लेकिन
जावास्क्रिप्ट में जब सीएसएस को लिखा जाता है तो क्या डिफरेंस आएगा वो समझिए। जैसे अगर हम लोग सीएसएस में लिखते हैं तो ये होता है फॉन्ट डैश साइज। जावास्क्रिप्ट की जब बात आती है तो सीएसएस में डैश हट जाते हैं सारे। दूसरा वर्ड जो होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसको बोलते हैं कैमल केस। जैसे आप देखेंगे फॉन्ट साइज, वहाँ पर सब कुछ स्मॉल होता है, बीच में हाइफन होता है, बट यहाँ पर एस कैपिटल हो गया। कलर सिंगल वर्ड होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर में डैश होता है तो बैकग्राउंड का सब कुछ स्मॉल, सी कैपिटल हो गया। ठीक है, इस तरह से जावास्क्रिप्ट में सीएसएस को लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक टैग होता है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट टैग का क्या काम होता है? मान लीजिए कि आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट फंक्शनल नहीं है, डिसेबल्ड है, तो एंड यूजर को पता चलना चाहिए कि इसका जावास्क्रिप्ट इनेबल है या डिसेबल है, या जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इसका ब्राउजर। So the HTML NoScript tag defines an alternate content to be displayed to user that have disabled scripts in their browser or have a browser that does not support script। हमने यहाँ पर लिखा है स्क्रिप्ट अगर वर्क करेगा तो डेमो आईडी के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट होगा, और अगर ये वर्क नहीं करेगा कोड तो वहाँ पर क्या लिखा है? नो स्क्रिप्ट, सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। बट अभी के केस में क्या लिखा है? हेलो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारा इनेबल है और ब्राउजर हमारा सपोर्ट भी कर रहा है। बट क्या हो कि मैं इसको अगर डिसेबल कर दूं यहाँ से, अब आप अपने पेज को रिफ्रेश करो, अब क्या लिखा है ना? तो अगर किसी का ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगा तो वहां पर आपका मैसेज लिखा हुआ जाएगा। तो जब भी आप स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करें, अपनी वेबसाइट पर एंड यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? नो स्क्रिप्ट। जैसे फ्लिपकार्ट का मैंने लास्ट क्लास में डिसेबल करके दिखाया था आपको, तो स्क्रिप्ट तो बंद हो गया, लेकिन फ्लिपकार्ट ने गलती क्या की, उसने नो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ताकि एंड यूजर को पता चले कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो चुका है। हमने अपने में इस्तेमाल किया तो देखो लिखा है योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो फिर से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फाइल पाथ। A file path describe the location of a file in a website's folder structure। जैसे कि हम लोग इमेज को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा? HTML फाइल और इमेज फाइल दोनों सेम जगह पर होंगे। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इमेजेस स्लैश पिक्चर, ये दी बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा? आपका इमेज कंटेंट सेग्रीगेट रहेगा और HTML कंटेंट सेग्रीगेट रहेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्लैश इमेजेस स्लैश पिक्चर का नेम। ये कहाँ प्रैक्टिस यूज होगी? इसको ऑफलाइन नहीं करते, जब आप वेबसाइट को लाइव लेके जाते हो तब हमें वहाँ पर यूज करना था। देखो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? picture.jpg फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ करंट वेब। यानी कि जब लाइव की बात आएगी तब हमें इसका ध्यान रखना है। और अगर हम इसको ना भी लगाएं तो भी मेरी ये प्रैक्टिस काम करेगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। फिर दूसरा फोर्थ हमारे पास क्या है? हमने लिखा डबल डॉट स्लैश। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेज है जिस जगह पर HTML कोड है उससे बाहर है, सेम जगह पर नहीं है। कहने का मतलब कि अगर ये मेरी HTML फाइल्स यहाँ पर रखी हुई हैं सारी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? picture.jpg एग्जाम्पल के लिए। तो पिक्चर जो है वो इमेजेस के फोल्डर में ना होके यहाँ कहीं बाहर रखी हुई है, तब काम करेगी आपके। ठीक है, तो मैं अभी लिंकिंग करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा आपको। HTML फाइल पाथ। A file path describes the location of a file in a website's folder structure. File paths are used when linking to external files like web pages, images, style sheets and JavaScript. तो absolute file path हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें complete HTTPS से लेके पूरा URL आता है। तो जैसे कि अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो हमारे फ़ोन की इमेज हमें देखने के लिए मिल रही है। अभी फ़ोन की फोटोग्राफ कहाँ से आ रही है? फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से। ऊपर देख रहे हैं लिखा है फ्लिपकार्ट, तो ये फ्लिपकार्ट का अपना इमेज सर्वर है। एक होता है रिलेटिव, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्लैश इमेजेस और पिक्चर का नेम। ध्यान रखिएगा कि इस अप्रोच को आप तभी चला सकते हैं जब आप वेब पर होंगे। हम वेब पर नहीं है, हम ऑफलाइन चला रहे हैं, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। नहीं आया ना कोई रिजल्ट? लेकिन अगर इसी पिक्चर को अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक्सेस करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्लैश की प्रैक्टिस लाइव काम करती है, ऑफलाइन काम नहीं करती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाई हमारी जो इमेज है वो
HTML जहाँ पर रखा हुआ है उससे कहीं बाहर है, तो क्या करना पड़ेगा? सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। तो हम यहाँ पर आते हैं तो आप देखेंगे माउंटेन वाली जो हमारी फाइल है वो डिस्प्ले नहीं हुई। इसका नेम क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर डॉट जेपीजी। ठीक है, तो हम अपने फोल्डर में आएंगे, इमेजेस में आएंगे, फाइंड करेंगे पिक्चर डॉट जेपीजी, ये फाइल देख रहे हैं, हमने इसको कॉपी किया और 19 तारीख की डेट से बाहर ला के रख दिया हमने इस फाइल को, बाहर रखा। अब आप पेज को रिलोड करके देखिए, कनेक्ट होगी इमेज। तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर HTML फाइल स्टोर है उस फोल्डर से बाहर है आपकी फोटो, तब ये टेक्निक काम करेगी। अब सवाल ये आता है कि ऐसी ज़रूरत कब आएगी हमें? देखो क्या होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो वहाँ पर CSS का फोल्डर होगा। अब इमेज तो इमेज के फोल्डर में होगी ना, और CSS के फोल्डर में CSS फाइल्स होंगी। तो आपको इमेज से लिंक कराने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो मैंने अभी करके दिखाया उसके लिए, अगर CSS में कोई इमेज है उसको कनेक्ट करने के लिए आपने इसका यूज़ करना है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या है, माई स्टाइल ये फाइल है, हम यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, सिर्फ कलर अवेलेबल है। अब इस फाइल को मैं किसी के साथ एसोसिएट कर देता हूँ, जैसे कि ये फाइल, नोटपैड ओपन करेंगे एक और फ्लैश, और ये हमने फाइल ओपन कर लिया। अब हम इस फाइल में क्या करेंगे, हेड सेक्शन बनाएंगे स्मॉल में और हेड सेक्शन क्लोज। यहाँ पर मैंने टाइटल डिफाइन किया, एक्सटर्नल CSS। अब हम लोग इसमें CSS फाइल को अटैच करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिंक href। फोल्डर का नेम क्या है, CSS के अंदर माई स्टाइल, एक्सटेंशन डॉट रिलेवेंसी, इसके डॉक्यूमेंट के साथ क्या है, स्टाइल शीट। ये नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, लिखना जरूरी होता है। अब जब हम लोग इस फाइल को सेव करके ब्राउजर में रिलोड करेंगे तो इसके अंदर जो भी स्टाइल था वो उस पेज पर आ गया, देखो आगे। तो हम क्या चाहते हैं कि इस CSS फाइल में कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड इमेज जब अटैच करते हैं तो क्या लिखते हैं, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हमारा जो फोल्डर है वो क्या नाम है, इमेजेस। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को तो यहाँ तो कोई इमेजेस का फोल्डर ही नहीं है, लेकिन मुझे इमेज को कनेक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डबल डॉट। तो डबल डॉट लगाने से क्या होगा, हम इस CSS के फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर डबल डॉट स्लैश। इससे क्या हुआ, मैं CSS के फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर जाके बताऊंगा इमेजेस स्लैश, इमेज का नेम क्या है, पिक्चर डॉट जेपीजी। अब पिक्चर डॉट जेपीजी जो है वो छोटी है इमेज, यानी कि स्क्रीन से इसका साइज छोटा है, तो क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट रिपीट। पेज को रिलोड करके देखो जरा, तो समझ में आया कहाँ इस्तेमाल करना है। जब हम CSS में किसी इमेज को एसोसिएट करेंगे तब इस टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है, ना कि ऐसा कुछ बनाने के लिए जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, कि भाई हमारी फाइल्स यहाँ पर रखी हुई और मैं एक फोल्डर से बाहर निकाल कर दे रहा हूँ इमेज को। तो ये इसका सही एग्जांपल नहीं है, जस्ट मैंने बता दिया कैसे कनेक्ट होगा, बट सही एग्जांपल क्या है, CSS के फोल्डर से इमेजेस को एसोसिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कोई और इमेज डालना चाह रहा हूँ एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ img7.jpg। ये इमेज बड़ी है, देखो रिपीट नहीं होगी, है ना, पिक्चर की इमेज छोटी थी इसलिए वो रिपीट हो रही थी, क्लियर है ना। तो इस तरह से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जांपल था आप लोगों के लिए। बट वीडियो में स्टेप्स कैप्चर हो गए हैं। तो
तो बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिस की। इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज रिलेटिव फाइल पाथ इफ पॉसिबल। ये अप्रोच के साथ नहीं जाना है। इसके साथ आप तभी जाएंगे जब इस यूआरएल पर आपका राइट हो, यानी कि अगर आपको लगता है ये फाइल आपने रखी है तब आप इसको लिंक करें। अगर ये फाइल आपने अपलोड नहीं की है किसी वेबसाइट के ऊपर तो मत डालिए, क्योंकि कल को पता नहीं ना किसी ने डिलीट कर दिया, तुम्हारे पास से गायब हो गई फोटोग्राफ। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस जो रहती है वो रिलेटिव यूआरएल की रहती है, यानी कि या तो इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से आप डिफाइन करें। ये वाला तरीका नहीं यूज़ करना है। सो व्हेन यूजिंग रिलेटिव फाइल पाथ your web page will not be found to your current base URL. All links will work on your own computer localhost as well as on your current public domain and for your future public domain. हर्षिता अपनी गूगल ड्राइव पर परमिशन ऑन कर दो, मुझे एडिटर एक्सेस दे दो उसके अंदर। नेक्स्ट फाइल पर आते हैं। हेड के बारे में बात करेंगे, जो हमारा हेड सेक्शन होता है। HTML हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हेड में हम लोग क्या क्या लिखते आए अभी तक? टाइटल और स्टाइल। आप हेड में मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट और बेस ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। अब ये सब क्या होता है वन बाय वन समझते हैं। The HTML head element is a container for metadata, data about data, and is placed between the HTML and the body tag. HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed to end user, but ये SEO में use होता है आपका। Metadata typically defines the document title, character set, styles, script, and other meta information. So HTML में जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टाइटल। The title element defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser's title bar or in the pages tab, जो कि आप ऊपर देखते हैं इस तरह से। The title element is required in HTML documents. The content of a page title is very important for search engine optimization, जिसको हम short बोलते हैं SEO. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. The title element defines a title in the browser, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the pages in search engine result. और जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। ये फ्लिपकार्ट का टाइटल है। अगर हम लोग ऊपर पॉइंटर रखेंगे अपना, जैसे आप यहाँ से बुक मार्क करेंगे तो देखो नेम के अंदर क्या लिखा रहा है, पूरा टाइटल। तो इसलिए टाइटल जरूरी होता है। So try to make the title as accurate and meaningful as possible. A simple HTML document. जब भी हम लोग इस डॉक्यूमेंट बनाते हैं HTML का तो मेक श्योर करेंगे डॉक टाइप, लैंग्वेज एट्रीब्यूट HTML के अंदर, मेटा में कैरेक्टर सेट विच इज UTF-8। UTF-8 कितना पावरफुल होता है आगे जाकर आपको पता चलने वाला है। और क्या रखना है हमें? मेटा नेम, व्यू पोर्ट। अगर आप आज की डेट में कोई मॉडर्न वेबसाइट बना रहे हैं तो ध्यान रखेंगे पेज के अंदर जितने भी पेज उस वेबसाइट में होंगे सभी में व्यू पोर्ट मेटा जरूर होगा। इसी से हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है। नेक्स्ट टाइटल आएगा आपका और बॉडी के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं, और ये हमारा पेज का आउटपुट जो कि आप देख सकते हो। हमने टाइटल क्या रखा था? मीनिंगफुल पेज HTML। इसी तरह से स्टाइल, ये भी आप सीख चुके हैं। स्टाइल जो होता है वो भी हमारा हेड के अंदर आता है। स्टाइल एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल HTML पेज। तो जैसे इस पेज का आप कलर, टेक्स्ट कलर डिफरेंट देख रहे हैं तो ये हमने कहाँ डिफाइन किया? हेड के अंदर में, है ना? स्टाइल। नेक्स्ट लिंक। अगर आपने ये नहीं डिफाइन किया तो आप एक्सटर्नल लिखोगे कोड, उस कंडीशन में लिंक टैग की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। The style element defines relationship between the current document or an external resource. The style element is most often used to link to external style sheet, यानी कि लिंक, रिलेवेंसी और फाइल का नेम, और आपकी फाइल वर्क करेगी इस तरह से।
ये भी हेड सेक्शन में मेंशन है, नोटिस करें इसको ध्यान से, हेड सेक्शन। नेक्स्ट मेटा, जितने भी मेटा लिखेंगे ये भी हेड में कॉल होंगे। The meta element is typically used to specify the character set, page description, keyword, author of the document, and viewport setting. The metadata will not be displayed to the page, but it is used by browser how to display content or reload page by search engine keywords and other web services. So first हम लोग define करते हैं character set, जो कि हम लोग use करते हैं UTF-8। सेकेंड हम लोग डिफाइन करते हैं अपने सर्च इंजन के लिए कीवर्ड्स, जैसे कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग, 2D, 3D। एक पेज में 4 या 5 से ज़्यादा कीवर्ड में नहीं डालने होते, ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा है अरीना एनिमेशन इज वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट, इस तरह से। तो क्या होगा कि जब कोई मेरा URL सर्च करेगा तो आप नोटिस करेंगे ये देखो हमारा लिखा रहा है डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं ये मैटर कॉपी कर लेता हूँ, इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ मैं, तो कंट्रोल F करने पर आपको ये मैटर कहीं नहीं दिखाई देगा इस पेज में। बट ये मैटर आया कहाँ से? कंट्रोल U, और ये देखिए कहाँ लिखा हमने मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट ऑथर, किसने बनाया, कौन है इसका ऑथर पेज का? तो ऑथर इक्वल टू आप यहाँ पर ऑथर का नेम डिफाइन कर सकते हैं। पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं हर 30 सेकंड के ऊपर, तो आप लिखेंगे HTTP इक्विवेलेंट में रिफ्रेश 30 वैल्यू, मतलब आपका 30,000 मिली सेकेंड हो गया यहाँ पर, और ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक्स गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, अगर आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो ये टैग लगाना ना भूलें। अगर ये नहीं होगा तो पेज रिस्पॉन्सिव नहीं होगा आपका। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं अपने। तो कंट्रोल U जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आप ये देखिए ये हमारे इस तरह से मेटा अवेलेबल है इसमें। सेटिंग द व्यू पोर्ट, the viewport is the user visible area of a web page that will vary with the device. It will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. So you should include the following meta element in all your web pages. Meta name viewport, content की width होगी डिवाइस की width के अकॉर्डिंग, और by default ये 100% होगा, initial scale 1 का मतलब। So this gives the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. The width equal to device width part sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. The initial scale 1.0 part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. Here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag. So मान लीजिए कि अगर आपने अपने पेज में, जैसे हम लोग यहाँ पर अपने इसी पेज का प्रीव्यू देख रहे हैं, तो अगर आपने मेटा टैग का इस्तेमाल नहीं किया तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरह से। और अगर आपने मेटा टैग का इस्तेमाल किया होगा तो आउटपुट क्या आएगा, इस तरह से। चलो एक्सपीरियंस करके देखते हैं। हमने यहाँ से रेस्पॉन्सिव मोड एक्टिवेट किया पेज का, तो देख रहे हो क्या हुआ, मेटा टैग ना लगाने की वजह से मेरा पेज जूम आउट हो गया इस तरह से। अगर मैं इसी पेज को ओपन करता हूँ, कंट्रोल C नोटपैड, और यहाँ पर हम इस पेज को ओपन करके इसमें मेटा को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसको मैंने अभी कमेंट किया हुआ है। यहाँ पर पेज को करेंगे रीलोड, फिर से मोबाइल मोड में आएंगे। अब आउटपुट कैसा आ रहा है ना, समझ में आ गया ना। तो अगर ये मेटा नहीं होगा तो पेज रिस्पॉन्सिव नहीं होता है हमारा, तो ध्यान रखिएगा ये लगाना ज़रूरी है। लगाते ही देखो आउटपुट कुछ और हो गया, और जैसे हम लोग इसको कमेंट करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। रीलोड करेंगे पेज को, देखिए जूम आउट हो जाएगा मेटा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस समझ में आया मेटा का। तो ये ध्यान रखना है कि इसको ज़रूर से लगाना है, नहीं तो आप कभी नहीं चाहोगे आपका वेबसाइट का कंटेंट 100% पर इस तरह से दिखाई दे छोटा सा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट एलिमेंट की बात करेंगे। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। सो द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद ID डेमो। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। आप कंट्रोल U करेंगे, देखो हमने हेड में इस कोड को डिफाइन किया हुआ है और बॉडी में ये हमारा ट्रिगर हो रहा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे पैराग्राफ विल रिप्लेस विद हेलो जावास्क्रिप्ट। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है HTML बेस एलिमेंट। ये बेस एलिमेंट क्या होता है, अगर मैंने इसको बताया कि भाई हमारा बेस URL ये है, तो जब तक इसको ये URL नहीं मिलेगा तब तक इस पेज का कोई भी आउटपुट आप नहीं देख पाओगे। चलिए यहाँ देखेंगे, द बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस URL एंड और टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs इन अ पेज।
The base tag must have either on an href or a target attribute presents or both. So there can only be one single base element in a document. एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं. So specify a default URL and a default target for all links on a page. तो ये मेरा पहले के फोल्डर में, हम आज के फोल्डर की बात करेंगे यहाँ पर. और अभी हम लोग अगर इस फाइल को रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है इसका. तो इसका आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाइल को करेक्ट करना पड़ेगा. तो चलिए इस URL को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, प्रेस करेंगे Ctrl+O और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेते हैं इसको. सो आज जैसे कि डेट होगी 19 अप्रैल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 19 अप्रैल 2025. अब ये क्या है, तो ये है हमारा सर्वर का URL. तो मुझे यहाँ जाके बताना पड़ेगा कि जब ये मैच हो तो ये वर्क करना चाहिए. तो क्या करेंगे, VS कोड की हेल्प लेंगे हम लोग इसके लिए. यहाँ से हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे, दिस PC D drive TTS 22330 अप्रैल मंथ, और ये फोल्डर हमने यहाँ पर लोकेट कर लिया इस तरह से. या हम कर सकते हैं क्या, पूरा अप्रैल का फोल्डर ही ले सकते हैं इस तरह से. अब अप्रैल के फोल्डर में हम लोग 19 की डेट में आते हैं, और अभी जो हम लोग फाइल डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फाइल पाथ. इस फाइल को हमने यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर किया. तो ये फाइल देखो यहाँ पर ओपन हो गई है. अब आप अगर अपनी ये फाइल ओपन करते हैं, सॉरी मैंने गलत फाइल ओपन की है, मैं इस URL को कॉपी करूँगा और इस फाइल के आगे रिप्लेस करूँगा. तो हमारी फाइल का नाम है अब हम अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर. रन एग्जाम्पल, आउटपुट आ गया. पहले नहीं आ रहा था ना, अब क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस URL जो है वो ये अवेलेबल है यहाँ पर, ये देख रहे हैं जो हमने डिफाइन किया था. तो इस वजह से अब ये काम कर रहे थे. देखो ये मैच हो गया ना, इस वजह से. तो ये फाइल अपनी कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट फाइल पर आते हैं, लेआउट. तो देखो HTML 4 और 5 में क्या डिफरेंस है. 5 के अंदर अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए डेडिकेटेड टैग्स आएगा. जैसे कि अगर आपको वेबसाइट का हेडर बनाना है जिसमें नेविगेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पर हेडर टैग डेडिकेटेड आ गया. नेव, सेक्शन, आर्टिकल, ए साइड, फुटर, डिटेल, समरी, ये सब टैग्स हैं. तो जब लोग जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा था HTML5 के सेमेंटिक्स बताओ. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के टैग्स हमारे पास HTML5 में अवेलेबल है. अब दो चीज़ें हैं, या तो आप इन टैग्स का इस्तेमाल करो, या फिर जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पर आप अगर हेडर बना रहे हो तो आप लिखेंगे क्लास का नेम हेडर, क्लास का नेम नेव, क्लास का नेम सेक्शन. तो जो लेटेस्ट एल्गोरिदम है वो क्या चेक करता है, पेज के स्ट्रक्चर को इस बेसिस पर चेक करता है कि क्या ये टैग्स अवेलेबल हैं. अगर टैग्स नहीं तो ये क्लासेस होनी चाहिए. ठीक है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपका पेज जो होता है वो एनोनिमस बन जाता है. फिर इस केस में हमें समझ नहीं आ रहा कि हेड का है, फुटर का है, साइड बार का है. तो इसलिए क्लास का नेम आप संता बंता रोहन मोहन सोहन कुछ भी लिख सकते हो, बट अगर आप मीनिंगफुल नेम लिखोगे तो हमें समझने में आसानी होगी अगर हम गूगल की बात करते हैं तो. ठीक है, तो ध्यान रखना है
तो उसका नेम हेडर या तो एलिमेंट होगा टैग, या फिर हेडर का क्या हो जाएगा, एलिमेंट की जगह क्लास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए, सो वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर। HTML has several semantic elements that defines the different parts of a web page. So HTML layout technique क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? There are 4 different techniques to create multi-column layout. Each technique has its pros and cons. मतलब कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो पहला क्या है, CSS फ्रेमवर्क, सेकंड क्या है, फ्लॉट प्रॉपर्टी, थर्ड है फ्लैक्सबॉक्स एंड फोर्थ क्या है, ग्रिड। फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपका जो कोर्स है, ज़्यादातर आप सभी लोग DCC वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर इस बैच में है, हाँ ऑलमोस्ट सब DCC वाले हैं। तो DCC में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आपका थर्ड टर्म है उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, है ना। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये एक रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क होता है जिसको ट्विटर ने बनाया, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। इसमें कोडिंग ना के बराबर रह जाती है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है इसकी हेल्प से। क्या लिखा है, बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका कोड भी पहले से लिखा है, कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी अपनी फाइल में पेस्ट। आपको उसमें कोई स्लाइडर बनाना है, ठीक है, इस तरह का, या अक्वार्डियन बनाना है इस तरह का, तो इसका भी कोड देखो पहले से लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं लिखना, कॉपी करो, बस अंदर जाके जो डेटा आप इसके ऊपर चेंज करना चाहते हो वो डेटा बदल दो, ठीक है। तो आगे जाके डिज़ाइनिंग बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन ये इतनी आसान तभी होगी जब आपको फंडामेंटल क्लियर होंगे, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, सर डायरेक्ट बूटस्ट्रैप क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा हमें, जब वो ज़्यादा आसान है। तो जब कहते हैं ना, नकल के लिए वकल चाहिए, तो जब ये तभी चला सकते हो कि ये कोड कॉपी करके डालना कहाँ है, जब आपको फंडामेंटल क्लियर होगा। तो पहला ऑप्शन है फ्रेमवर्क। तो इफ़ यू वांट क्रिएट योर लेआउट फास्ट, यू कैन यूज़ अ CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप, और एक और फ्रेमवर्क आता है टेलविंड। अब देखो टेलविंड कितना पावरफुल होता है, यहाँ आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर हमने क्लास लिखा P7 मतलब पैडिंग 7 हो गया, ये हमने लिखा राउंडेड MD, ठीक है, ये हमने लिखा क्लास टेक्स्ट डबल एक्सेल, ठीक है, ये हमने क्लास लिखा फॉन्ट मीडियम, चेंज हो गया। तो क्लास के नाम लिखते जा रहे हैं हम लोग और हमारा डिज़ाइन बनते जा रहा है इसके अंदर, है ना। तो ऐसे बूटस्ट्रैप में भी होता है, सब कुछ पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं, बस आपको पता होनी चाहिए किस क्लास से क्या होता है, और आप इस तरह से अपना डिज़ाइन अचीव कर पाओगे इसके अंदर। तो देख लो कितना बेसिक से स्टार्ट होता है, कितना बढ़िया हो गया लुक एंड फील देखने में। तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर आप देखोगे, ये पार्ट है आपका कि कंट्रास्ट अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इमेज का लुक कैसे चेंज हो रहा है, तो फिल्टर सब बने बनाए आते हैं, या फिर जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं डार्क मोड, लाइट मोड, ठीक है। ये 3D ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देखेंगे यहाँ पर ये चेंज हो रहा है इस तरह से। तो अभी हम लोग फ्रेमवर्क पे बाद में आएंगे, करीब 1-2 महीने का टाइम लगेगा फ्रेमवर्क तक पहुँचने में, उससे पहले हमें बेसिक फंडामेंटल सारे समझने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देंगे फ्लॉट प्रॉपर्टी। फ्लॉट सबसे ओल्डर टेक्निक है, मतलब जब से डिव इंट्रोड्यूस हुआ तब से फ्लॉट ही चल रहा था। कब तक चला, 2014 तक। उसके बाद में जब फ्लैक्स और ग्रिड आ गए तब इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। अब हम लोग जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो फ्लैक्स और ग्रिड पर बनाते हैं, बट हम तीनों ही तरीके आपको सिखाएंगे, नहीं पता किसकी ज़रूरत आ जाए। तो चलिए फ्लॉट को समझते हैं। It is a common to do entire web layout using the CSS float property. Float is easy to learn. You just need to remember how to float and clear properties works. Disadvantages क्या है? Floating elements are tied to the document flow which may harm the flexibility. यानी कि अगर मैं इसको बनाता हूँ वेबसाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब रिस्पॉन्सिव की बात आती है तो हैंडलिंग थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है इसके साथ, मोबाइल मोड, टैबलेट मोड। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखेंगे, मैंने एक रिस्पॉन्सिव इसके साथ पूरा एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। तो देखो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं पेज का। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक हेडिंग CSS लेआउट फ्लॉट। हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें लिखा है इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड अ हेडर, 2 कॉलम्स, बॉक्सेस एंड अ फुटर। On smaller screen the columns will stack on top of each other. Resize the browser window to see the responsive effect. So
So you will learn more about this in our next chapter, HTML responsive. तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक हेडर है, हेडर के अंदर क्या लिखा है, H2 cities। फिर हमने एक सेक्शन बनाया जिसके अंदर एक नेविगेशन है, फिर एक हमने एक आर्टिकल्स बनाया जिसके अंदर टाइटल के बारे में लिखा हुआ है, देन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और सेक्शन क्लोज हो गया। और उसके बाद में क्या है, फुटर। क्या कहीं पर भी हमने कोई भी क्लास कॉल की हुई है इसमें? कोई भी क्लास नहीं ना। हमने जितने भी एलिमेंट्स कॉल किए उन सभी को लेके स्टाइल यहाँ डिफाइन किया। तो हमने क्या बोला, स्टार मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर। सभी के अंदर से बॉक्स साइजिंग को क्या कर दो, बॉर्डर बॉक्स। अभी क्या होता है जब CSS पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे। बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली क्या होगा, एरियल। नहीं है तो हेल्वेटिका। दोनों में से कोई नहीं है तो कोई भी सेंसरी फॉन्ट जो भी यूजर के कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, फॉलबैक जिसको लोग बोलते हैं। हेडर को हमने क्या बोला, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होगा, पैडिंग 30 का होगा। पैडिंग मतलब चारों तरफ से। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, फॉन्ट साइज 35, कलर वाइट आएगा। नेविगेशन को हमने क्या बोला, फ्लॉट लेफ्ट। विड्थ कितना रहेगा, स्क्रीन जैसे 100% है तो 30% की विड्थ में नेविगेशन होगा। हाइट कितनी होगी नेविगेशन की, 300 पिक्सल होगी। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ग्रे होगा। पैडिंग कितना रहेगा, 20 चारों साइड से। इसके बाद जो इसके अंदर हमने नेविगेशन बनाया है अपना, उसके अंदर क्या है, UL टैग है, अनऑर्डर लिस्ट। उसमें हमने बुलेट्स को क्या बोला, नन। पैडिंग को क्या किया, 0। अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल को हमने बची हुई जो 70% की विड्थ है वो उसको दे दी हमने। तो इस तरह से सारी चीज़ यहाँ पर डिफाइंड है। और जब हम इसको यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्ट्रक्चर। तो ये देखो हेडर आ गया, 30% में हमारा नेविगेशन आ गया, 70% में कंटेंट आ गया, बाकी नीचे फुटर आ गया। अब जब मोबाइल मोड आएगा तो आप क्या देखेंगे, नेविगेशन के नीचे लंदन आएगा लिखा हुआ। जगह कम होगी ना, तो मोबाइल के हिसाब से रेस्पॉन्सिव हो गया। तो रेस्पॉन्सिव कैसे हुआ, हमने यहाँ पर एक कोड लिखा, मीडिया। अगर स्क्रीन की विड्थ मैक्सिमम 600 पिक्सल है तो क्या हो जाए, नेविगेशन और आर्टिकल जिनकी विड्थ हमने 30% 70% में डिवाइड किया था वो कितना हो जाए, दोनों 100% हो जाए। तो क्या जब दोनों 100% हुए तो जगह बची नहीं स्क्रीन में आगे, तो वो अपना ब्रेक होकर नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली रिस्पॉन्सिव बनता है। अब यही काम अगर हम लोग फ्लैक्स बॉक्स में करेंगे तो फ्लैक्स बॉक्स में कोड छोटा हो जाएगा, फ्लोट में कोड भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आउटपुट, बिल्कुल सेम आउटपुट आप देखेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये एरिया कैसे बना जरा इसको समझते हैं। नीचे लेआउट में कोई चीज़ नहीं देखेंगे आप, यहाँ पे हेडर, सेक्शन, सेक्शन के अंदर नैव, नैव के अंदर UL, फिर आर्टिकल और अपना फुटर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप नोटिस करें। तो हमने पहले कि उसमें क्या किया था, नैव जो हमारा टैग था और जो आर्टिकल हमारा टैग था उसको हमने क्या बोला था, फ्लॉट लेफ्ट। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ नोटिस करें, हमने ये जो पार्ट अपना डिफाइन किया है नैव और आर्टिकल, ये क्या है, सेक्शन के अंदर है। तो सिर्फ हमने सेक्शन को बोला क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स। जब सेक्शन को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा तो नैव और आर्टिकल दोनों क्या हो गए, साइड बाय साइड, जैसे कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल आ गए। हमने नैव को क्या बोला, फ्लैक्स 1। फ्लैक्स 1 मतलब 100%। हमने आर्टिकल को जाके क्या बोला यहाँ पर, फ्लैक्स 3 मतलब 300%। तो यानी कि नैव की जो भी विड्थ होगी उसका 3 टाइम आर्टिकल की विड्थ होगी। तो देखो इसका अगर आप इसको कॉपी करके डिफाइन कर इसको तो 3 टाइम्स की विड्थ। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ मैं इंस्पेक्ट करूँगा और चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर जाके क्या बोलता हूँ, स्टाइल टैग के अंदर जहाँ पर हमने इसकी विड्थ को डिफाइन किया था, ये फ्लॉट की फाइल है, सॉरी इसको बंद कर दीजिए, पहले इसको ओपन कर लेते हैं फ्लैक्स वाली फाइल को। अब सही है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से हेड को ओपन करेंगे, स्टाइल को ओपन करेंगे। तो देखो नैप की फ्लैक्स क्या लिखी है, वैल्यू 1। हम इसको चेंज करते हैं, बड़ा विड्थ तो 2 मतलब 200%, 3 लिखेंगे 300% हो जाएगा। अगर आपने दोनों में 3 3 लिख दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर जाके लिख देंगे 3, अब देखो ये बराबर हो गया, है ना। अगर बराबर ही करना है तो 3 मत लिखो, फिर दोनों में 1 1 लिख दो, दोनों अपने आप को 100% में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब
जब मोबाइल मोड आएगा तो हमने क्या लिखा मोबाइल मोड के लिए, फ्लैक्स का डायरेक्शन जो रो है उसको कॉलम कर दो। तो जैसे आप मोबाइल मोड एक्टिव करेंगे इसका तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ये देखो फुल विड्थ हो गया अपने काम। इसी तरह से ग्रिड आता है, ठीक है। ग्रिड का आउटपुट हमें कुछ इस तरह का मिलता है, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। ग्रिड, एक सेकेंड। ये देखिए, तो ये हमारे पास ग्रिड का एक एग्जांपल है। आप यहाँ कंट्रोल यू प्रेस करें, हमने क्या बनाया, एक मेन कंटेनर जिसका नाम क्या है ग्रिड कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास 3 डिव है। अगर हम ये कोड बंद कर दें यहाँ से तो क्या होगा, तीनों अलग अलग लाइन में आपको दिखाई देंगे। देखिए ज़रा इसको, हमने यहाँ से किया इंस्पेक्ट, और हम यहाँ से हेड सेक्शन से इस लाइन को चेंज कर देते हैं। और ज़रा देखिए क्या हो रहा है, तीनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रिड कंटेनर में डिस्प्ले ग्रिड, तो देखो ये 3 कॉलम अपना बन के तैयार हो गए। प्लस इनकी जो विड्थ है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम अगर बन जाए तो तीनों की विड्थ कितनी होगी, 100% को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो 33.3333 मल्टीपल टाइम आएगा। तो हमने क्या लिया 33.33। तो ये देखो, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 100%, ये आपके सामने कैलकुलेटर है, डिवाइड कर रहे हैं 3, तो क्या लिखा आ रहा है 33 पॉइंट मल्टीपाई टाइम 3। तो जब भी हम लोग मल्टीपल ऐसी कैलकुलेशन आती है तो लोग 2 डिजिट तक के डेटे पर ही बिलीव करते हैं बस, ठीक है। तो ये आपका तीनों को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। आपको अगर यहाँ 4 कॉलम बनाने हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 25%, ये मैं टेम्परेरी लिख रहा हूँ, उससे बदलेगा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब पेज जब रिलोड होगा तो ये चेंज हो जाएगा फिर से। तो देखो एक एक्स्ट्रा एरिया बच गया हमारे पास। और अगर हम लोग यहाँ नीचे आ जाएं, हमने इसको कॉपी किया और दोबारा से ऐड कर दिया, तो देखो बन गया 4th एरिया। तो इस तरह से आप ऊपर कॉलम अपने डिफाइन कर सकते हो। पेज को रिलोड कर देते फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ग्रिड के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये था हमारा लेआउट। लेआउट के बाद आता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव यानी कि एक ही डिज़ाइन को ऐसा वर्सेटाइल बनाओ कि जो मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी सबके ऊपर अपने आप से एडजस्ट हो। So responsive web design is about creating web pages that look good on all devices. A responsive web design will automatically adjust for different screen sizes and viewports. What is responsive web design? Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, enlarge a website to make it look good on all devices like desktop, tablet and phones. So जैसे कि ये हमारे सामने एग्जांपल है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पर स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो आप देखना ये 3 कॉलम हमने बनाए हुए हैं, है ना। तो 20%, 60%, 20%, टोटल कितना हो गया 100%। अब मान लो टैबलेट का स्क्रीन अगर है तो आप ये देखेंगे एरिया ब्रेक होगा, ब्रेक हो गया, कहाँ गया, नीचे आ गया। अब अगर मोबाइल होगा तो जगह और कम हो जाएगी, नेविगेशन कहाँ गया, ऊपर, उसके बाद मिडिल वाला सेक्शन, उसके बाद राइट वाला सेक्शन। तो एक ही डिज़ाइन को हम लोग अलग अलग डिवाइस के हिसाब से चेक कर पा रहे हैं। ये है मोबाइल मोड, ये है हमारा टैबलेट मोड, ठीक है, और ये हमारा लार्ज स्क्रीन मोड, ठीक है।
So setting the viewport to create a responsive website at the following meta tag to all your web pages. तो आपने ये meta अपना कॉल कर लेना है, ठीक है। आपको इसका एडवांटेज अब पता ही है, अगर डिफाइन करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। This will set the viewport of your page, which will give the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. So here is an example of a web page without the viewport meta tag and same web page with the viewport meta tag. So जैसे कि मैं अगर इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं मोबाइल मोड में आता हूँ, डेटा देखो जूम आउट हो जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसा डेटा को कोई पढ़ ही नहीं सकता। अब यहीं पर दूसरी फाइल अगर हम लोग देखते हैं, ये वाला फाइल, और अगर हम लोग मोबाइल मोड में आते हैं तो देखो एकदम पिक्सल परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर व्यू पोर्ट का यूज़ किया, लगा ना व्यू पोर्ट। लेकिन प्रीवियस एग्जांपल जो था उसमें व्यू पोर्ट ना लगाने की वजह से ऐसा आउटपुट आ रहा था, नहीं ना हेड सेक्शन। तो व्यू पोर्ट दोबारा से क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए, इफ you are browsing this page on a phone or tablet, you can click on the two links above to see the difference, जो कि मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस करके दिखाया। रेस्पॉन्सिव इमेज की अगर बात की जाए, रेस्पॉन्सिव इमेजेस आर इमेजेस दैट स्केल नाइसली टू फिट एनी ब्राउजर साइज, so using the width property. So if the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down. So जैसे कि आप ये देखो इमेज काफ़ी बड़ा है, अगर हम लोग यहाँ पर जूम आउट कर लें इसको पेज को थोड़ा, और इस तरह से मैनुअली अगर हम लोग पेज को अप स्केल या डाउन स्केल करते हैं तो इमेज क्या हो रहा है, स्केल अप स्केल डाउन, इस तरह से। तो यहाँ हमने लिखा है विड्थ 100%। तो ऐसे केस में क्या होगा, जितना बड़ा आपका ब्राउज़र होगा उतनी बड़ी आपकी इमेज हो जाएगी इस तरह से। तो मैं नहीं चाहता कि इमेज का जो ओरिजिनल साइज़ है उससे बड़ी हो। एक्चुअल में ये इमेज क्या है, इतनी बड़ी है, तो इससे ऊपर जाओगे तो पिक्सलेट होगी ना, और हो भी रही है, आप देख सकते हो ब्लर आ रहा है सब कुछ यहाँ पर, है ना। तो क्या करा जाए कि ये रिस्पॉन्सिव भी हो जाए और पिक्सलेट भी ना हो। तो हमने देखो यहाँ क्या यूज़ किया, विड्थ 100%। ये नहीं करना है, आप लिखोगे मैक्स विड्थ, यानी कि इस तरह से। तो हम यूज़ करेंगे इफ़ द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट टू 100%, द इमेज विल स्केल डाउन इफ़ इट हैज़ टू, बट नेवर स्केल अप टू बी लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका आउटपुट। तो ये देख रहे हो इमेज हमारी बड़ी नहीं हुई इस बार, लेकिन अगर हम स्क्रीन को छोटा करेंगे और ब्राउज़र का बॉर्डर जैसे से टच होगा तो इमेज देख रहे हो स्केल डाउन हो रहा है। तो अपने ओरिजिनल साइज से अगर बड़ा ना हो, अगर ऐसा चाहते हो तो क्या लिखोगे, विड्थ की जगह पर मैक्स विड्थ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र विड्थ। The HTML picture element allows you to define different images for different browser window sizes. Resize the browser window to see how the image below change depending on the width. तो यहाँ पर हमने पिक्चर एलिमेंट में 3 सोर्स पास किए हैं, और फोर्थ क्या है, स्मॉल फ्लावर। अब ये फोर्थ वाला कब काम करेगा, अगर मान लीजिए मेरा ये पेज ऐसे ब्राउज़र पर विजिट किया जा रहा है जो HTML5 के पिक्चर एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये वाला आपका इमेज रेंडर होगा। और अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट करता है तो इन 3 इमेजेस को आप अलग अलग एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले मेरा ये इमेज आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 600 पिक्सल पर इमेज चेंज होगा और 1500 पिक्सल पर। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ से F12 दबाते हैं इस तरह से, और यहाँ से रिस्पॉन्सिव में आते हैं, और यहाँ हम लोग लिखते हैं 600, तो इमेज ये आ रहा है। जैसे 600 से ऊपर निकलेगा तो इमेज कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। अब ये इमेज कहाँ तक आएगा, 1500 पिक्सल तक यही इमेज रहेगी। ऊपर देखो 1500 पिक्सल तक कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे 1500 से ऊपर निकले हम लोग तो आपका इमेज चेंज हो गया। तो अलग अलग रेजोल्यूशन पर अलग अलग इमेज आपकी वर्क करेगी। इसी टेक्निक को फ्लिपकार्ट अपने बैनर में यूज़ करता है। अगर आप यहाँ नोटिस करें, फर्स्ट इमेज को मैं ओपन विद न्यू टैब कर देता हूँ, और उसके बाद में इसका मोबाइल मोड एक्टिवेट कर देता हूँ वेबसाइट का। तो जैसे आप देखोगे मोबाइल के इनके बैनर अलग साइज के होते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप के बैनर इनके क्या होते हैं, वाइड होते हैं। अब मान लो कि ये लोग इसी बैनर को मोबाइल में चलाते हैं तो क्या होता है, आपने जो यहाँ मैटर लिखा पढ़ ही नहीं सकते क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, बट मोबाइल स्पेसिफिक होने की वजह से आप मैटर पढ़ पा रहे हो ना क्लियरली।
ये चीज़, तो ये पिक्चर एलिमेंट से ही पॉसिबल है। चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे समझेंगे इसको। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ध्यान से देखो सामने कौन सा टैग यूज हुआ है। पिक्चर के अंदर सारे सोर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, इस तरह से काम। तो आप लोग जो भी चीज़ें सीख रहे हो ना कोडिंग के अंदर, वो सब लाइव है चीज़ें, ठीक है। और सबका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो सब आपको दिखाया भी जा रहा है साथ साथ, सो दैट कि आप एसोसिएट कर पाओ हर एक एग्जाम्पल की किसका क्या काम है। तो ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ। बात करेंगे रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज। हम टेक्स्ट को भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब जैसे अगर लोग इस फाइल को ध्यान से देखें तो ये जो मैंने फाइल बनाई ये बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। अब आप यहाँ देखें हेडिंग का साइज कुछ डिफरेंट है। आप पेज को धीरे धीरे छोटा करना स्टार्ट करो, आप ऊपर नोटिस करोगे जो हेडिंग का साइज है वो देखो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। और जितना छोटा करेंगे उतना छोटा होता जाएगा। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव। तो टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं यहाँ पर लोग समझेंगे इसके बारे में। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट with a VW मतलब viewport width unit, which means to viewport width that may the text size will follow the size of the browser window. Sorry. So हमने H1 एलिमेंट में स्टाइल में डिफाइन किया फॉन्ट साइज 10 VW। तो यानी कि स्क्रीन का 10% जो विड्थ होगा वो फॉन्ट का विड्थ होगा हमारा। देखो काफी बड़ा आ रहा है टेक्स्ट और ये रिस्पॉन्सिव है। आप छोटा करके देखो टेक्स्ट स्केल डाउन होगा, स्केल अप भी होगा। बट ये जस्ट एक एग्जांपल है, इतना बड़ा फॉन्ट लिखते नहीं हम लोग वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो व्यू पोर्ट इज द ब्राउजर विंडो साइज, वन व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल टू 1%। तो यानी कि अगर मैंने 10 लिखा तो कितना होगा 10% हो गया ना। सो इफ द व्यू पोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड तो वन व्यू पोर्ट विड्थ कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। बात करेंगे मीडिया क्वेरी। In addition to resize text and images, it is also common to use media queries in responsive web pages. With media query, you can define completely different style for different browser sizes. Example, resize the browser window to see that the three div elements below will display horizontally on large screen and stack vertically on small screen. तो यहाँ पर देखें आप लेफ्ट राइट इन दोनों की विड्थ हमने कितना रखा है 20%, और जो मेन वाला है इसकी विड्थ कितना है 60%, तो टोटल कितना हो गया 40%, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो लेफ्ट राइट दो है ना, तो 40 और ये कितना हो गया 60, टोटल हो गया 100%। मोबाइल मोड हमने तीनों को क्या बोला, तीनों की विड्थ कितनी हो जाए 100%। तो देखो तीनों डिव हमारे इस तरह से आ रहे हैं, जैसे मोबाइल मोड आएगा तीनों बराबर हो जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से पूरा वेब पेज का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया मेन्यू की विड्थ है 20%, उसके बाद हमारा जो मेन है उसकी विड्थ है 60%, उसका जो राइट है उसकी विड्थ है 20%, जो कि हमने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाया था। तो ये देखो ये आपका 60%, 20%, 20%, मोबाइल मोड एक्टिव करेंगे सब देखो इस तरह से चेंज हो जाएगा। टैबलेट में जाएंगे, अगर आपने टैबलेट का सेट किया होगा तो टैबलेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर कोड। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग कुछ प्री टैग में लिखते हैं तो उसका फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट होता है ना, उसको बोलते हैं मोनोस्पेस फॉन्ट। तो ऐसे कोड के अंदर भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो मोनोस्पेस में आता है। समझते हैं इसको। HTML contains several elements for different user input and computer code। तो जैसे हमने यहाँ पर कोड एलिमेंट का यूज़ किया, उसमें हमने कुछ जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स डिफाइन किए, तो आउटपुट में आपको देखो डिफरेंट फॉन्ट आ रहा होगा इसके कंपैरेटिवली, फॉन्ट चेंज हो गया ना। तो जब भी आप कोई कोड वगैरह लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अगर कोड दिखाया हुआ है जो ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कोड के फॉर्म में आए तो मैं इसको उस टैग के अंदर डाल सकता हूँ, तो ये चेंज हो सकता है। KBD कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड इनपुट। The HTML KBD element is used to define keyboard input. The content inside it's displayed in the browser's but default monospace font। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया KBD, तो कंट्रोल एस जो होगा वो मोनोस्पेस में आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट आ रहा है ना। इसी तरह से सैम्प, the sample element is used to define sample output from a computer code. The content inside is displayed in the browser's default monospace font। तो ये देखो इतना पार्ट आपका डिफरेंट आने वाला है। फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। तो ये देखिए हमने डिफाइन किया सैम्पल टैग के अंदर फाइल नॉट फाउंड BR, प्रेस F1 टू कंटिन्यू।
कोड ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं। वेयर के अंदर भी आपका ऐसे आउटपुट आएगा, द एचटीएमएल वेयर एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो ये मोनोस्पेस और इटैलिक एक साथ आता है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट है। सिमेंटिक्स जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो HTML5 में टोटल ये सारे नए टैग्स आए हैं आपके डिजाइनिंग के लिए। सो सिमेंटिक एलिमेंट्स इक्वल टू एलिमेंट्स विद अ मीनिंग। सो व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स? Semantic elements clearly describe its meaning to both the browsers and the developer. Examples of non-semantic elements जैसे कि div और span tells nothing about its content. Example of semantic elements form, table, article clearly defines its content. जैसे कि semantic का मतलब समझो, जैसे P stand for paragraph, H stand for heading। अब हम लोग div लगा रहे हैं, div की full form होती है division tag, यानी कोई एरिया डिवाइड करने के लिए, बट उससे बना क्या रहे हम लोग, ये तो हमें कभी पता ही नहीं चलता ना। तो इसलिए HTML5 में क्लियरिटी रहे तो उसके लिए टैग बनाए गए कि आर्टिकल यानी कोई टेक्स्ट लिखने की बात हो रही है, ए साइड मतलब कोई साइड बार हम लोग बनाने की बात करें, फिगर कैप्शन किसी इमेज का टाइटल, फिगर यानी कि इमेज की बात हो रही है, फुटर यानी कि पेज का बेस, हेडर मतलब पेज का हेड सेक्शन, मेन मतलब जहाँ पर हम लोग पूरा पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें सेक्शन आर्टिकल ए साइड सब कुछ आ जाएगा, मार्क अगर हम कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं, नैव अगर कोई नेविगेशन बनाना चाह रहे हैं, सेक्शन अगर हम लोग किसी मेन एरिया के अंदर कोई एरिया डिवाइड करके उसमें कुछ सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, समरी किसी सेक्शन के बारे में किसी एलिमेंट के बारे में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, टाइम मतलब कोई टाइम अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो HTML5 ने इस चीज़ को बहुत बढ़िया से बाइफर्केट किया और ब्राउज़र को और एल्गोरिदम के लिए बहुत एक क्लियर मैसेज जाता है कि कौन सा टैग क्या मैसेज कंटेन कर रहा है अपने अंदर। बट अगर यही सारे काम हम लोग डिव के अंदर ही करते जा रहे हैं तो कभी भी ब्राउज़र को पता नहीं चलता। तो इसका दो तरीके हैं, या तो एलिमेंट यूज करो या फिर मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id मतलब nav, div क्लास मतलब हेडर, div id मतलब फुटर। तो ये प्रैक्टिस भी एक्सेप्टेबल है, बट ये फिर होना चाहिए उसके अंदर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। To indicate navigation header and footer, so in HTML there are some semantic elements that can be used to define different parts of a web page. तो बात करेंगे सेक्शन की। Section element defines a section in a document according to W3C यानी कि World Wide Web Consortium HTML documentation. A section is a thematic group of content typically with a heading. So example of where a section element can be used, जैसे कोई chapter है, कोई introduction है, कोई news item है, कोई contact information है, तो इसको आप किस में लिखोगे? सेक्शन के अंदर। A web page could normally be split into sections for introduction, content and contact information. So जैसे हमने सेक्शन बनाया इंट्रोडक्शन उसके बारे में आ गया, फिर हमने सेक्शन बनाया कंटेंट इसके बारे में आ गया। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कोड को एल्गोरिदम को समझाने के लिए या फिर ब्राउज़र को समझाने के लिए। विजुअली आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एंड यूज़र को भी पता ही नहीं चलेगा कि तुमने हेडर टैग का इस्तेमाल किया है या div id हेडर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आर्टिकल कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। An article should make sense of its own and it should be possible to distribute it independently from the rest of the website. So जैसे कि forum post, blog post, user comment, product cards, newspaper articles, ऐसी जगह पर आप आर्टिकल को यूज़ कर सकते हो। आउटपुट बिल्कुल प्लेन आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। नेस्टिंग आर्टिकल इन सेक्शन एलिमेंट, आर्टिकल के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर आर्टिकल हम डाल सकते हैं, पॉसिबल है वाइस वर्सा। The article element specifies independent self-contained content. The section element defines section in a document. Can we use the definitions to decide how to nest those elements? No, we cannot. So you will find HTML pages with section element containing article elements and article elements containing section element, यानी कि वाइस वर्सा एक दूसरे के अंदर किसी को भी यूज कर सकते हो आप। Header element represents a container for introductory content of a set of navigation link. Header में क्या क्या डाल सकते हैं? साइट का लोगो, साइट का नेम, one or more heading elements H1 to H6 and authorship information. You can have header elements in one HTML document. However, header cannot be placed within a footer, address or other header element. यानी कि header में header
नहीं हो सकता है। हेडर को आप एड्रेस टैग में नहीं डाल सकते, फुटर में नहीं डाल सकते हैं, बट एक पेज में 2 हेडर हो सकते हैं। जैसे हमने, एक तो होता है कि बिल्कुल टॉप में बॉडी के बाद में हेडर डाल सकते हैं, आर्टिकल का भी तो अपना हेडर हो सकता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम चला सकते हैं इसको। इसी तरह से बात आती है फुटर की। दी आर्टिकल एलिमेंट डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन, यानी कि आर्टिकल में फुटर को कॉल किया जा सकता है। फुटर एलिमेंट टिपिकली कंटेन ऑथरशिप इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड लिंक्स टू एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। यू कैन हैव सेवरल फुटर एलिमेंट्स इन वन डॉक्यूमेंट। सो ये देखिए फुटर में हमने यहाँ पर डिजाइन एंड डेवलप बाय एप्टेक लिमिटेड इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस तरह से। फिर आता है नेव एलिमेंट। द नेव एलिमेंट डिफाइंस अ सेट्स ऑफ नेविगेशन लिंक। तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो आप वहाँ देखते हैं कुछ पेयर होते हैं लिंक्स के इस तरह से, तो ये क्या है, नैव। पूरा पार्ट क्या होता है, नैव होता है। So notice that not all link of document should be inside a nav element. The nav element is intended only for major blocks of navigation link. Browsers such as screen reader for disabled user can use this element to determine whether to omit the initial rendering of this content. तो ये देखिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ nav जिसमें HTML, CSS, JavaScript, jQuery में मेंशन किया हुआ है, और ये कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। aside aside element defines some content aside from the content it is placed like a sidebar। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अमेजोन में, तो लेफ्ट साइड में असाइड देख रहे हैं, फिल्टर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे जीमेल में आते हैं तो ए साइड, जहाँ पर हमारे ये कंट्रोल्स आते हैं, या जैसे हम लोग ड्राइव में आते हैं तो ये हमारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर ए साइड के अंदर, इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम लोग कोई स्टाइल नहीं लगा रहे हैं, सीएसएस वगैरह, तो साइड का आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, नॉर्मल आएगा बिल्कुल, ठीक है। इस वाले में हमने साइड का यूज़ किया, तो देखो ये साइड में आपको अलग से मिल गया पार्ट। फिर आता है फिगर एलिमेंट। अगर आपने इमेज के बारे में लिखना है पेज के ऊपर, तो IMG SRC में हम लोग लिख नहीं सकते, हम इमेज को कॉल तो कर सकते हैं, हम इस इमेज के बारे में एल्गोरिथम को बता भी सकते हैं ALT के अंदर, बट इमेज का नाम क्या है वो नहीं लिख सकते हो आप। तो HTML5 में एक फीचर दिया गया फिगर के अंदर फिगर कैप्शन। तो यानी कि आपको पहले फिगर का यूज़ करना है, उसके अंदर IMG SRC। अब ये एक सेलफोन की इमेज है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फिगर कैप्शन फिगर 1 सेलफोन। अब ये लिख कर आएगा बकायदा इसके साथ, अगर आप इमेज के बारे में लिखना चाहते हैं तो जैसे आप लोगों ने बुक्स पढ़ रखी है, अपनी बुक्स में देखते हो चैप्टर 1 तो लिखा था फिगर 1, उसका चैप्टर 1 की कौन सी इमेज है, तो 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से नोटिस किया होगा आप लोगों ने। इसी तरह से फिर हमारे पास है टाइम वाला, ठीक है। तो टाइम के केस में क्या होगा कि आप यहाँ पर ये वाला पार्ट देखोगे, मैं यहाँ से इसके ऊपर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो डिव क्लास कंटेनर, और मैं इसको रिस्पॉन्स को बंद करूँगा और यहाँ से इंस्पेक्ट करूँगा इसको। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बिगन डेट, ठीक है, और एंड डेट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये टाइम लिखा हुआ है इसके अंदर, वेल इसका यूज होता नहीं है। बात करते हैं वाई सेमेंटिक एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू W3C, a semantic web allow data to be shared and reused across applications, enterprises and communities. So articles defines independent self-contained content. A site defines content aside from the page content. Details defines additional details that the user can view or hide. Figure caption defines a caption for a figure element. Figure specifies self-contained content like illustration, diagram, photos, code, listing, etc. Footer defines a footer for a document or section. Header specify a header for a document or section. Main defines specify the main content of a document. Mark defines या marks highlighted text. Nav defines navigation link. Section define a section in a document. Summary defines a visible heading for a detail element. And time defines a date and time. तो इस तरह से HTML5 के अंदर आपके डिफरेंट टैग्स हैं जिनका आपने
ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे स्टाइल गाइड के बारे में, ठीक है, कि स्टाइलिंग किस तरह से करनी होती है, ठीक है। तो इसमें जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। चाहो तो देख लो, भी बच्चे हमारे पास थोड़ा सा टाइम, ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हो। A consistent, clean and tidy HTML code makes it easier for others to read and understand your code. So here are some guidelines and tips for creating good HTML code. तो पहला क्या है, always declare document type, जो हम लोग doc type define करते हैं। Always declare the document type as the first line in your document. The correct document type for HTML is doc type. जैसे कि हम जानते हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, अपर केस लोअर केस किसी में भी लिख सकते हो, बट बेस्ट तरीका तो यही है, ठीक है, डॉक टाइप अपर केस में। नेक्स्ट, यूज लोअर केस एलिमेंट्स नेम। HTML allows mixing uppercase and lowercase letters in element name. However, we recommended using lowercase elements name because mixing uppercase and lowercase names looks bad. Developers normally use lowercase name. Lowercase looks cleaner. Lowercase is easier to write. तो यानी कि गुड प्रैक्टिस है ये और बैड प्रैक्टिस है ये। आउटपुट दोनों से ही आएगा, लेकिन नीचे वाला सही प्रैक्टिस नहीं है। ये स्कूल तक की लाइफ के लिए सही है, बट आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है सब कुछ स्मॉल में जाना चाहिए। क्लोज ऑल HTML एलिमेंट, इस तरह से अगर हम लोग लिख रहे हैं दिस इज अगेन गुड। अगर आप कोई एलिमेंट खुला छोड़ देते हैं आउटपुट ज़रूर आएगा, बट अगेन ये बैड प्रैक्टिस है। एलिमेंट कोई भी खुला नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस, जब तक कि उस एलिमेंट का नेचर ही ओपन वाला ना हो, जैसे कि BR, जैसे कि HR, जैसे कि इमेज, ये बंद नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, यूज लोअर केस एट्रीब्यूट नेम। तो जब भी आप कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे जैसे HREF, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉल। बहुत सारे लोग कैपिटल भी लिख देते हैं, आउटपुट आ जाता है, ये गलत है, नहीं लिखना चाहिए, हमेशा ये प्रैक्टिस के साथ जाओ। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि अगर आपने लिखा क्लास इक्वल टू इन्वर्टेड कोड, आप लोगों ने नोटिस किया होगा अपनी फाइल में अगर इन्वर्टेड कोड नहीं लिखा तब भी आउटपुट आ गया होगा। तो ये प्रैक्टिस अगर आप चलाओगे काम करती है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत है ये तरीका, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब ये पूरा गलत क्यों है इसको समझो। मान लो कि आपने टेबल के नाम से क्लास बनाया तो काम कर जाएगा विदाउट कोड भी और विद कोड भी, बट मुझे एक एलिमेंट पे अगर 2 क्लास लगानी हो तब नीचे वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। एक तो चल जाता है, 2 नहीं चलेंगी क्लास, ये 2 अब अलग अलग क्लास है, तो ये डबल कोट में ही चल सकती है सर। ऑलवेज स्पेसिफाई ALT विड्थ एंड हाइट फॉर इमेजेस। आपको पता है हाइट क्यों डिफाइन करना है, नहीं करेंगे तो पेज फ्लिकर करेगा, सो इसीलिए हम लोग हाइट को जरूर से डिफाइन करें। तो अगर आपने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई इमेज ही तो लानी है, तो वो SR से लिख के अपना इमेज कॉल कर लेते हैं, क्या छोड़ देते हैं, ALT विड्थ और हाइट। ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अगर आपका ड्यू टू एनी रीजन इमेज नहीं आया तो ALT तो आएगा। ALT होगा तो ब्लाइंड पर्सन को वो स्क्रीन रीडर पढ़ के बताएगा, ठीक है। विड्थ और हाइट होगा तो अगर इमेज आपकी हैवी है और नेट आपका स्लो है तो उस केस में आपका वो एरिया रिजर्व रहेगा तब तक जब तक वो इमेज ना आ जाए, समझ गए। स्पेसिस एंड इक्वल साइन, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं बहुत सही है, अगर आप ऐसे लिखते हो आउटपुट तो आ जाता है, बट ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपकी फाइल में जानवी स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन, बहुत लंबी लाइन का कोड नहीं लिखना है। When using an HTML editor, it is not convenient to scroll right and left to read the HTML code. Try to avoid long code lines. तो ज़्यादा लंबी लाइन है तो ब्रेक कर लो, एंटर लगा लो उसको इसमें। Blank line and indentation. Do not add blank lines, space or indentations without a reason. For readability, add blank lines to separate large or logical code block. For readability, add 2 spaces of indentation. Do not use the tab key. So, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखेंगे, बॉडी टैग अगर हमारा यहाँ पर है तो हमने इसका आगे 2 स्पेस यूज़ किए। अब ये हेडिंग है तो हेडिंग के बाद में ये वाला पार्ट अलग से हाईलाइट हो तो हमने एंटर का यूज़ किया, तो ये गुड प्रैक्टिस है। अगर आप ऐसे चिपका के लिख दोगे तो बैड प्रैक्टिस, खुद ही नहीं समझ पाओगे, कल को कोड से बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि किस में क्या लिखा हुआ है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कोड के अंदर। इसी तरह से गुड टेबल एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TH और इसी तरह से TD लिखा हुआ है। इसी तरह से हम लोग ULLI का एग्जांपल देख रहे हैं तो इस तरह से नेस्टेड होना चाहिए डबल स्पेस के साथ। ये नहीं कि पूरा का पूरा कीबोर्ड से टैब दबाया और आगे भेज दिया हमने उसको, तो वो गलत हो जाता है। नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट, जैसे आप लोग कई बार हेड ही नहीं लिख रहे हो तो
तो ऐसा नहीं करना है, हेड जरूर होना चाहिए। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन HTML। द कंटेंट ऑफ पेज टाइटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओमिटिंग HTML एंड बॉडी। कई बार क्या होता है कि आप HTML भी मत लिखो, बॉडी मत लिखो, फिर भी आउटपुट आ रहा होगा, तो ये भी आपका गलत है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि डिफाइन करना है HTML और बॉडी को। ऑफलाइन सब चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, ठीक है। ओमिटिंग हेड, आप हेड नहीं डिफाइन करते तब भी आपका काम चल जाता है, बट ब्राउजर विल ऐड द एलिमेंट्स बिफोर बॉडी टू अ डिफॉल्ट हेड एलिमेंट। अगर आपने बॉडी के ऊपर लिख दिया टाइटल, तो टाइटल आ जाएगा, आप देख सकते हो क्या लिखा रहा है, पेज टाइटल लिखा रहा है, बट यहाँ पर हमने देखो हेड का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बॉडी के ऊपर जो भी लिखा जाता है वो ऑटोमेटिकली हेड में ही कंसिडर होता है, तो हम ऑटोमेटिक पर बिलीव नहीं करेंगे, पता चला कोई ब्राउजर सपोर्ट ना करे, ठीक है। तो इसलिए आप हेड का इस्तेमाल जरूर करें। क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट। इन HTML इट इज ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स। लाइक अगर आपने एम्प्टी एलिमेंट है आपका कोई जो बंद नहीं होता है, तो इस तरह से बंद कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग HTML5 में काम कर रहे हैं तो ये नहीं करना है, ये XHTML में होता है। देखो लिखा है नीचे, if you expect XML or XHTML software to access your page, keep the closing slash because it is required in XML and XHTML। तो मॉडर्न उसमें हम बंद नहीं करते हैं, ऐसे ही रखना है आपने। अब आपको XHTML यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। ऐड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। दिस इज मेंट टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स। तो ये आप जरूर से डिफाइन करें लैंग्वेज। नेक्स्ट है मेटा डेटा, जिसमें हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर सेट वगैरह डिफाइन करते हैं अपना, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आपका ऑथर हो गया, आपका कीवर्ड्स हो गए, आपके डिस्क्रिप्शन हो गए, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ डिफाइन करेंगे। व्यू पोर्ट के बारे में काफ़ी लंबी बातचीत हुई हमारी, व्यू पोर्ट ज़रूर से होना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता है। कमेंट का भी मैंने आपको यूज़ बताया कि अगर आपको कोई कंटेंट एक्सप्लेन करना है, कुछ कंटेंट डिसेबल करना है, उसके लिए आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। स्टाइल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। स्टाइल में आप अगर एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि आपका ये कोड जल्दी एग्जीक्यूट होगा, फास्टर एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह के कोड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये क्लियरिटी बहुत अच्छी देता है समझने के हिसाब से। तो मैंने आपको टेक्स्ट को आगे जब पढ़ोगे आप, तो मैं कंप्रेस करना सिखाऊंगा कि टेक्स्ट को डिज़ाइन करने का कंप्रेस कैसे किया जाता है। इससे क्या होगा, कोड बहुत तेज़ी से आपका लोड होगा। तो ध्यान क्या रखना है, प्लेसिंग द ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन एज द सेलेक्टर। जहाँ भी आप सेलेक्टर ओपन करोगे वहीं पर कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए। यूज़ 1 स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट, यूज़ 2 स्पेस फॉर इंडेंटेशन, जैसा मैंने यहाँ यूज़ किया है। यूज़ सेमी कॉलन आफ्टर ईच प्रॉपर्टी। अगर आपका मान लो कि ये 4 लाइन की अपने प्रॉपर्टी डिफाइन की है और आपने बैकग्राउंड कलर का इसको खुला छोड़ दिया, तो ध्यान रखना आगे की 3 काम नहीं करेंगी, ठीक है, अगर सेमीकोलन खुला रह गया तो इसलिए अगर लास्ट लाइन पर खुला रहता है तो चलेगा, उससे पहले कहीं नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो मान लो आपने 16 पिक्सल के बाद में खुला छोड़ दिया तो 16 पिक्सल का आगे कोड नहीं चलेगा। बट हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी उस पर भी होना चाहिए। देखो, यूज सेमीकोलन आफ्टर ईच प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पेयर इंक्लूडिंग दी लास्ट वाली लाइन को भी नहीं छोड़ना है। वैसे नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, बट लगाना चाहिए। ओनली यूज कोट्स अराउंड वैल्यू इफ द वैल्यू कंटेन्स स्पेस। प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन अ न्यू लाइन, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया न्यू लाइन के ऊपर, विदाउट लीडिंग स्पेस। तो देखो बिल्कुल बॉडी के नीचे इमेजेट बंद हो रहा है। लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML, तो आपने इस तरह से कॉल करना है। हेड और बॉडी कहीं पर भी कॉल करा सकते हैं, टाइप की हमें ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेसिंग HTML एलिमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हमें गेट एलिमेंट बाई ID का यूज़ करना होता है। लोअर केस फाइल नेम, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे, चाहे वो HTML हो या इमेज की फाइल हो, वो सब स्मॉल में जाएंगी आपकी। फाइल का एक्सटेंशन, अगर HTML है तो .html लिखेंगे, HTMB एक्सेप्टेबल है, .css फॉर CSS फाइल, .js फॉर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTM, यहाँ मिस्टेक हो गया है। So there is no difference between HTML or HTML file extension. Both will be treated as HTML by any web browsers and web server. So 1999 के बाद से HTML ही चलते आ रहा है, उससे पहले हम लोग HTML का इस्तेमाल करते थे। Default file names,
व्हेन अ यूआरएल डज नॉट स्पेसिफाई अ फाइल नेम एट द एंड, जैसे कि हमने ये डोमेन बनाया अपना, तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारा सीधे लैंडिंग पेज खुल जाता है। नोटिस करें, सीधे पेज ओपन हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई और दूसरा पेज खुल गया, जो हमने होम पेज सेट किया वही खुला है। तो यही क्यों खुला, इसके पीछे का कारण होता है, यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल का पहला जो पेज बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम या एच टी एम एल या डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल या डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम। ठीक है, तो आपने कुछ और नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रखना है। अगर इंडेक्स नहीं रखा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फोल्डर खुल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं वी एस कोड में आता हूँ इस एग्जांपल को समझाने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आके किसी भी एक पेज को राइट क्लिक करके बोलता हूँ ओपन विद सर्वर, तो फाइल खुल गई। अब मान लीजिए कि ये मेरा सर्वर है, तो क्या हो रहा है, फाइल ना खुल के पूरा फोल्डर खुल गया। बट अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स फाइल रखी होगी तो देखो क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैं किसी भी एक फाइल को पकड़ के उसका नेम रीनेम कर देता हूँ और क्या बोलता हूँ उसको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब देखो क्या होगा, जब मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा ना तो क्या दिखाई दिया, डिफ़ॉल्ट ये फाइल खुल गई। तो समझ आया इंडेक्स क्यों ज़रूरी है। अगर कोई और नाम रखोगे तो नहीं खुलेगा, इंडेक्स ही रखना है। जैसे मैं इंडेक्स फाइल को हटा दूंगा देखो फिर से फोल्डर खुल जाएगा। तो जब आप वेबसाइट पर विजिटर लाओगे तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे पेजेस ऐसे खुले, आप क्या चाहोगे, पेज ओपन होना चाहिए अपना। ठीक है, तो इसलिए नेम क्या जाएगा, इंडेक्स। तो ये आपके थे बेसिक्स जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक क्लास और मान के चलिए अपनी, जिसमें आपके मतलब कि नेक्स्ट वीक में आपकी HTML कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमारा वो भी है, क्या कहते हैं, ऐलान।